हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश सयाग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रायिकता 14वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। जिस विद्यार्थी को वो वीडियो देखना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अपना कक्षा 10 का पहला ही टॉपिक है। हमने शुरुआत में 5वां टॉपिक किया था, 5वें के बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अभी जो पीछे बचे हुए टॉपिक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, सातवां, ये टॉपिक करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी पहले टॉपिक से शुरू कर रहे हैं अपने। तो आज पहले टॉपिक का पहला वीडियो है। अब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो करते हैं शुरू। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अपने टॉपिक का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले देखते हैं, अपने परिभाषा नोट बना लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इस प्रश्नावली से बेसिक से प्रश्न उठाए जाते हैं, जो ऐबे सैदे में छोटे वाले प्रश्न हैं वो। तो सबसे पहले अपने यही देखते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिभाषा अगर लिखना चाहें तो वास्तविक संख्या की लिख रहे हैं, वह संख्या, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो, धनात्मक हो। कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग करने पे एक धनात्मक संख्या बन जाए, वो संख्या वास्तविक संख्या होती है। वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो, वह संख्या जिसका वर्ग, वह संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, धनात्मक प्राप्त हो, क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे अपनी बात करें, किसी भी संख्या का करके देख लो। जैसे 2, जीरो की बात करें, जीरो ना धनात्मक में आता है ना ऋणात्मक में आता है, लेकिन जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो ही आएगा। और ये धनात्मक में आता है और ऋणात्मक में भी आता है, तो जीरो वास्तविक संख्या है। -2 का वर्ग करेंगे तो -2 गुणा -2, 4 धनात्मक आ रहा है। रूट की कोई संख्या ले लेते हैं, रूट के 2 का वर्ग करेंगे तो √2 गुणा √2, रूट हट जाएगा, 2 आएगा, वो भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अभी कोई भी संख्या ले लो आप, किसी भी प्रकार की, 11/2, इसका वर्ग करोगे तो 121/2, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। दोनों चाहे हो भिन्न में, लेकिन है तो धनात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अभी नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एक इसमें पॉइंट्स वाली संख्याएं हैं। जैसे 2.2 होगी, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। हाँ, पॉइंट्स में हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं वास्तव में है ना, वो संख्या पॉइंट्स में होती है। वास्तविक कौन सी नहीं होती सर? तो जब माइनस में हो ना, रूट के अंदर, वो संख्याएं वास्तविक नहीं होती। वो संख्याएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है। 2.2 हो गया। और अगर पॉइंट्स के बाद संख्या अनियमित रूप से चल रही हो और उनमें अगर बार बार लगाओ ना, ऐसे सेम फिक्स नियमित हो ना, तो वो संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है अंग्रेजी में। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है प्राकृत संख्या। ये वैसे तो छठी सातवीं की बातें हैं, लेकिन अपने हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न पूछ लिए, तो पढ़ लेते हैं एक बार और पुनः। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। तो इन्हें n से दर्शाते हैं प्राकृत संख्याएं। n कौन सी होती है? जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, वो संख्या क्या होती है?
प्राकृत संख्या, यानी जिनको हम काउंट कर सके ना। जैसे अभी मेरे हाथ में कितने पेन हैं, मेरे हाथ में कितने पेन है, काउंट कर सकते हैं हम ना, 1 2 3। यानी कोई भी संख्यात्मक मान हो, कुछ ना कुछ उसमें हो, प्रकृति की कोई भी चीज हो, अगर है ना तो वो प्राकृत में आएगी। और पूर्ण संख्या मतलब खाली। अभी इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, जीरो के बाद कुछ आ सकता है, 1 2 3 सब। तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। तो इसमें प्राकृत होगी। और अभी इसमें प्राकृत क्रमागत अगर बात की जाए, जैसे क्रमागत 2 प्राकृत संख्याएं, तो इनमें एक एक जोड़ते जाओ। क्रमागत का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अगली, यानी क्रम के तहत अगली, वो क्रमागत होती है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं पूर्ण संख्या पे। तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। तो W आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर होता है, WHOLE, होल नंबर। तो इसको W से डिनोट करते हैं। और होती क्या है जी सर, ये 1 से होती थी, तो इसमें बस 0 इंक्लूड कर दो। 2 3 4 5, इस प्रकार ये भी आगे चलती जाएगी एन तक या अनंत तक, जहां भी जाए। ये सब क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए 1 नंबर का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में सभी प्राकृत संख्याएं होती है, क्या पूर्ण संख्याएं होती है क्या, ऐसा आ भी जाए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है जी, होती है बिल्कुल। ये 1 से शुरू हो रही है, ये 0 से शुरू हो रही है, तो 1 से आगे वाले तो इसमें आएगी। तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। पॉइंट ये बनता है, जो प्राकृत संख्या है ना, वो पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें 0 आता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। इस वजह से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट अपने लिखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक यानी इंटीजर बोलते हैं इसको। तो आई से डिनोट करते हैं, पूर्णांक जेड से ब्लो करते हैं, इंटीजर जेड से दर्शाते हैं इनको। और ये इसमें सभी पूर्ण संख्याएं तो होती ही है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इस प्रकार इधर भी एन तक और इधर भी एन तक, आगे जहां तक ले जाना चाहो जाएंगे। ये सभी क्या होगी, पूर्णांक होगी। और पूर्णांक में भी क्या होता है, +1 जोड़ो, नेक्स्ट पूर्णांक आ जाता है अगला, क्रमागत पूर्णांक की बात की जाए तो। यानी आगे आप जोड़ते जाओगे तो x, जैसे ये क्रमागत पूछे तो ये n हो गया, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अगला चाहिए तो इसमें 1 जोड़ते जाओ, अगला पूर्णांक आता जाएगा। अब इसमें ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। अब अपने बात करते हैं संख्याएं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी 2 से विभाजित होने वाले सभी संख्याएं, 2 से विभाजित सभी संख्याएं सम होती है। ये तो छठी क्लास की परिभाषा है, 2 से विभाजित सभी संख्याएं, 2 से विभाजित संख्याएं हैं वो क्या होती है, 2 से विभाजित संख्याएं सम संख्या होती है। जैसे बात कर ले अपने, जैसे 2 हो गया। अब ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। -2 भी 2 से विभाजित है ना, तो ये दोनों आएंगे प्लस और माइनस के। -2 भी सम है और +2 भी क्या है, सम है। इसी प्रकार +4 भी सम है, -4 भी सम है, +6 भी सम है, +8 भी सम है, और -8 भी सम है, और -6 भी सम है। अब इसका सर कोई भी संख्या दे दे तो वो सम है या नहीं जानने का, वो 2n रूप में होनी चाहिए, यानी वो 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या का सूत्र क्या होता है, सम संख्या का सूत्र, सम संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n। क्या होता है,
2n। इसमें अगर अपने को नेक्स्ट क्रमागत सम संख्या चाहिए तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 से विभाजित संख्या ही क्या होती है, सम संख्या होती है। तो अगर अपने को एक संख्या दी है, जैसे 2 दिया है, नेक्स्ट इसकी क्रमागत अपने को चाहिए, तो क्या होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तभी 4 मिलेगा ना। तो 2 + 2। अगर 6 दी है क्रमागत चाहिए तो 6 + 2। 8 दी है क्रमागत चाहिए तो 8 + 2। इस प्रकार क्रमागत संख्या निकलती है। अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें विषम संख्या की। विषम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग ना जाए। हम पॉइंट लिख लेते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। जैसे बात करें, 1 2 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट 3 ± दोनों आएंगे इनमें, 5 7 9 11, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या के लिए भी हमें फॉर्मूला चाहिए, वो क्या बनेगा। अब विषम संख्या कभी भी देख लेना 2n - 1 होती है या 2n + 1 होती है। ये जो 3 आया है वो 2 में 1 जोड़ने पे बन रहा है, और अगर 1 है तो वो 2 में ये सम संख्या में से 1 घटाने पे। तो अगर मैं सम संख्या -1 कर दूं या सम संख्या +1 कर दूं तो विषम संख्या का सूत्र बन जाएगा। यानी विषम संख्या का सूत्र, विषम संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, सम संख्या में या तो अपने 1 घटा देते हैं या सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो अपने पास क्या बन जाती है, विषम संख्या। कैसे बन रहा है देखो, अपने पास बन जाएगा, रफ पेज एक अवेलेबल है, ये रहा, इस पर कर लेते हैं हमने। देखिए, जैसे अगर कोई सम संख्या, जैसे 4 लेते हैं अपने, 4 सम संख्या है। अब विषम कैसे प्राप्त करें, 4 मानते हैं, n का मान अपने, तो 2 × 4 -1 करेंगे तो कितना बनेगा, 2 चौके 8 - 1 यानी 7, जो क्या है, विषम है। अभी प्लस वाला लगा के देखते हैं, 2 × 4 + 1, 2 चौके 8 + 1 कितना, 9, जो क्या है, विषम संख्या। सम प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2n, और विषम प्राप्त करने के लिए अपने पास क्या बन जाएगा, या तो सम में से 1 घटा दो या सम में 1 जोड़ दो, वो अपने पास क्या आती है, विषम संख्या आती है। यानी अपने पास सम का फॉर्मूला 2n है और विषम का 2n में से या 1 घटा दो या 1 जोड़ दो, वो अपने पास विषम आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्या, वो संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ये अपने कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अभाज्य संख्याएं। तो ये लिख लेते हैं अच्छे से परिभाषा इसकी। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका, ऐसी संख्या जिसका कोई भी गुणनखंड, जिसका कोई गुणनखंड इसमें लिख दो स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा कोई भी गुणनखंड विद्यमान ना हो, विद्यमान ना हो, वो संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं जिसमें कोई भी, ऐसी संख्याएं जिसमें कोई भी गुणनखंड विद्यमान ना हो स्वयं और एक के अलावा, यानी इसमें केवल गुणनखंड क्या होंगे, एक तो जैसे अपनी बात करें संख्या x है, वो अभाज्य कब होगी, संख्या x अभाज्य कब होगी, जब इसमें गुणनखंड क्या बने इसके, x × 1,
तब ये संख्या अभाज्य होगी। जैसे अपने बात करें, कोई भी संख्या ले लेते हैं एक बार उदाहरण के लिए, बाद में अपने 1 से 100 तक की या 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या लिख लेंगे। एक 17 लेते हैं अपने। 17 में क्या है, 17 गुणा 1 के अलावा कोई गुणनखंड है क्या, यानी 17 में किसी भी संख्या का भागजार है क्या। संख्या 17 है वो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होती है क्या 17 के अलावा, अगर होती है तो ये भाज्य है, अदरवाइज ये अभाज्य है। नहीं होती सर, 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। 17 में या तो खुद का जाता है या फिर 1 का जाता है, तो 17 एक अभाज्य संख्या है। अब अपने लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, या 50 तक की लिख लेते हैं, जो काम आती है अपने आमतौर पर। जैसे में आ जाएगा, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि 1 को न तो भाज्य में काउंट किया जाता और ना ही अभाज्य में। 2, 3, 5, 7, अब 9 आता है। क्या 9 भाज्य है? 9 की बात करें तो 9 भाज्य है या अभाज्य? तो आप कहोगे 9 से विषम तो होता है, भाज्य अभाज्य का पता नहीं। तो जिस चीज़ का पता नहीं होता उसके लिए आपको क्या करना है, अभी 9 को आप देख सकते हो, 9 के 3 एक गुणनखंड है, ये 9 में 3 का भाग जाता है, 3 से विभाजित होता है 9, इसका मतलब 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। इसके गुणनखंड करेंगे तब 1 गुणा 3 या 3 गुणा 3 बन रहा है, तो ये संख्या इसमें अभाज्य नहीं हो सकती। तो 7 के बाद सीधा ही क्या आएगा, 11। 11 के बाद बात करते हैं 13 की, तो 13 में किसी भी संख्या का भाग जाता है क्या? जी नहीं जाता, 13 में तो सिर्फ 13 का जाता है। 13 के बाद 15, सम संख्या तो हो ही नहीं सकती, सम में तो सिर्फ पहली ये एक ही है 2, ये अभाज्य होती है, एकमात्र सम संख्या सम अभाज्य संख्या है ये। 15 में अगर बात करेंगे तो 15 3 से भी विभाजित होती है, 3 का भी भाग जाता है 15 में, 15 में 5 का भी भाग जाता है, तो 15 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। 3 का और 5 का 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, लेकिन हमें तो एक भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि उसमें खुद का जाना चाहिए और 1 का जाना चाहिए। बाकी अन्य संख्या का अगर भाग जाता है तो वो संख्या अभाज्य नहीं हो सकती, वो भाज्य होगी। तो 15 भाज्य है। उसके बाद 17, 17 में किसी भी संख्या का नहीं जाता, 17 में 17 का ही जाता है या फिर 1 का जाता है। 17 के बाद 19, जी बिल्कुल 19 में किसी संख्या का नहीं जाता। 19 के बाद 21, 21 में 3 का भाग जाता है, 3 7 21, 7 का जाता है, 7 21, तो 21 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 21 के बाद 23, बिल्कुल 23 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। 23 के बाद 25, 25 में तो जाता है, 5 का जाता है। उसके बाद 27, 27 में भी जाता है 3 का, 3 नंबर 27, 27 के बाद 29, जी 29 में नहीं जाता किसी का भी, 29 में किसी का भी नहीं जाता। 29 के बाद बात करते हैं अपने 30 सम हो गया 31, 31 में सर किसी का भाग नहीं जाता, 31 एक अभाज्य संख्या है। 31 के बाद 33, 11 33, 3 का जाता है, 11 का जाता है। 35, 7 5 35 जाता है। 37 में नहीं जाता किसी का भी। तो 31 के बाद 37 के बाद 39 में भाग जाता है क्या? जी 13 39, 3 का जा रहा है 13 बार, तो 39 नहीं हो सकती। नेक्स्ट 41 में नहीं जाता, तो 41 हो जाएगा। 41 के बाद 43 में भी नहीं जाता, 43 के बाद 47 में भी नहीं जाता किसी का भी। 47 के बाद 51, 17 51, 3 का जा रहा है। 51 के बाद 53 में नहीं जाता किसी का भी, 53 मैंने किसी के पहाड़े में नहीं पढ़ा। 53 के बाद 55 जाता है, 11 पंजे 57, 19 57, 59 में किसी भी संख्या का नहीं जाता। 59 के बाद 61 में भी नहीं जाता। 63, 21 63 जाता है। 67 नहीं जाता। उसके बाद 69 23 69, 3 का जाता है। उसके बाद 69 के बाद 71 में जाता है। किसका जाता है? 71 में नहीं जाता, 71 में नहीं जाता किसी का भी। 71 के बाद 73 में भी नहीं जाता। 73 के बाद 79 77 में जाता है, 75 में जाता है। 79 में नहीं जाता। 79 के बाद 81 81 और 83 में नहीं जाता। 83 में किसी का भी नहीं जाता।
और 83 के बाद 87, 29 तिये 87 जाता है, 29 तिये 87, 8 7 15 3 का जा रहा है, 29 तिये 87, 83 में तो नहीं जाता, 8 3 11, 8 और 9, 83 के बाद 89, 89 में नहीं जाता, और 13 7 91, 91 में जाता है, 93, 31 तिये 93, 97, 97 में नहीं जाता, 97। ये अपनी 100 तक होगी अभाज्य संख्या। ये 1 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हमने नोट कर ली है। ये सभी होती है अभाज्य संख्याएं। अब इनमें से प्रश्न बन सकता है आपकी कोई भी संख्या आ जाए, जैसे लेस है और मैस है, पहली प्रश्नावली अपने क्या है, लेस है और मैस है करने हैं, तो उनमें हो सकता है इनमें से कोई संख्या हो तो इनका आपस में अभाज्य संख्याओं का मैस से क्या होता है, एक होता है। जो अभाज्य है ना उनका मैस से हमेशा ही एक होता है, और अभाज्य का लेस से क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुना होता है। तो अभाज्य संख्या जहाँ भी आपको देखिए, जो भी संख्या हो सामने उनके साथ अगर लेस से पूछा तो गुणा कर दो, मैस से पूछा तो एक लिख दो, क्योंकि अभाज्य संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अभी अपने नेक्स्ट बात करते हैं, अभाज्य होगी सह अभाज्य संख्या की। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो डाली हेडिंग सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। ये बात वही आती है, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अब इसमें सम संख्या भी हो सकती है और एक संख्या भाज्य भी हो सकती है, एक संख्या भाज्य भी हो सकती है, और एक संख्या, ऐसी दो संख्याओं की बात की जाएगी। जहां भी सह अभाज्य की बात की जाएगी ना, वहां दो संख्याओं की बात की जाएगी और उन दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। देखते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं। वह संख्या युग्म, वह संख्या युग्म, वह संख्या युग्म, वह संख्या युग्म जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। वह संख्या युग्म जिसमें कोई भी गुणनखंड, जिसमें कोई भी गुणनखंड, जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे की बात करें अपने, तो यानी इसका मतलब क्या है, बड़े आमतौर पे छोटी भाषा में बताऊं तो जिनका मैं से एक होगा ना, जिनका मैं से एक होगा वो संख्या हमेशा ही सहअभाज्य होगी। जैसे 5 7 की बात करें, 5 7 का मैं से क्या है, एक है बिल्कुल। और 3 4 की बात करें, मैं से क्या है, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा ही सहअभाज्य होगी। और 3 4 हो गया, इसके बाद आप 8 9 ले सकते हो, 8 9 ले लो, और कोई भी विषम संख्या के साथ में 9 सम संख्या ले लो, 9 16 कर लो। यानी इस प्रकार की संख्याएं क्या होगी, सहअभाज्य होगी। इनका अब इसमें हो सकता है, देख लो भाज्य है, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, दोनों ही भाज्य है, लेकिन ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब दोनों का मैं से एक है, इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी गुणनखंड क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती है। सहअभाज्य के लिए कंडीशन क्या है, अब सहअभाज्य में आप नीचे लिख सकते हो, इस युग्म का HCF, सहअभाज्य युग्म का, सहअभाज्य युग्म का, सहअभाज्य युग्म का HCF का HCF क्या होगा, कितना होगा, 1 होगा हमेशा ही। सहअभाज्य युग्म का HCF क्या होगा, 1 होगा। अब अपने बात करते हैं जो टॉपिक में आने वाला है, पढ़ने वाले हैं। ये था अपना बेसिक जो 9th क्लास तक भी आता है। अभी अपने स्टार्ट होने वाला है जो कक्षा 10 का मैटर है अपना, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्या की बात करते हैं। अभी हेडिंग डाल लेते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, इसके बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या वो संख्याएं जिनको P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं।
वह संख्या जिसे हम वह संख्या जिसे हम P बटे Q रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप में लिख या व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P व Q क्या होने चाहिए, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, जहां P और Q क्या होनी चाहिए, यानी इन दोनों का में से क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी इस भिन्न का रूप है ना वो सरलतम होना चाहिए, एकदम इससे सरल ना बन सके ऐसा रूप होना चाहिए, जहां P और Q सहअभाज्य हो, क्या हो, P और Q सहअभाज्य हो। अब इसकी एक परिभाषा और बनती है, वो भी आप लिख लो, जिसमें अब ये परिभाषाएं क्या कहें इनको, ऐसा कंडीशंस है, ये परिमेय संख्याएं हो सकती है, जैसे वो संख्याएं या वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती ये हो, जैसे क्या लिखना है इसमें, वह संख्या नोट कर लीजिए, वह संख्या जिसमें दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो। अब ये आवर्ती अशांत ये क्या होते हैं सर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर अभी अपने रिवाइज और कर लेते हैं एक बार, अशांत आवर्ती क्या होता है। जैसे अगर अपने बात करें शांत कौन सा होता है, पहले अपने ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, जो ऊपर परिभाषा लिखी थी उसके उदाहरण लिख लेते हैं, उसके बाद अपने ये नीचे वाले की बात करेंगे। तो जैसे में आएगा अपने पास P बटे Q रूप की बात करें तो 5/3 P बटे Q रूप है, दोनों पूर्णांक है, नीचे वाला 0 नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों सहभाज्य भी है, -2/3 ये भी क्या है, P बटे Q रूप में है, हो सकता है पूर्णांक माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए और दोनों सहभाज्य होने चाहिए, यानी दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और बात करें 2/3 हो गया। अब क्या 0 सर हो सकता है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं अपने, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इन उदाहरणों की बात करते हैं, दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, तो 0.23 दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, रुक गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब अशांत आवर्ती यानी जैसे 2.66 इसके ऊपर बार लगा दी, तो ये क्या है, आवर्ती तो हो रही है 6 की, बार का मतलब क्या होता है, बार बार यही आने वाला है, आवर्ती तो हो रही है, लेकिन आवर्ती कैसी है, अशांत तो है ये, लेकिन आवर्ती हो रही है, सॉरी ये अशांत है क्योंकि आगे चल रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रही है, आवर्ती हो रही है, वही अक्षर आ रहा है, तो ऐसी संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। परिमेय कौन सी नहीं होगी, जो अगर जैसे यहाँ लिख दिया हो 6, 3, 4, 1, 6, 5 कुछ भी आ रहा हो आगे पता ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होगी, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। कल अपने पढ़ेंगे कौन सी अपरिमेय संख्याएं होगी, कैसे अपने पहचान करेंगे, तो ये इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।